आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज का हमारा विषय होगा वायु। वायु हमारे चारों तरफ है। इसे हम देख तो सकते नहीं, पर इसका अनुभव अवश्य कर सकते हैं। यह सजीवों के लिए आवश्यक है, क्योंकि सांस लिए बिना हम कुछ मिनट भी जीवित नहीं रह सकते। इसके अलावा पृथ्वी के तापमान का नियंत्रण, वर्षा का होना, बीजों के एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना आदि कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो वायु के बिना संभव नहीं है। आप भी ऐसी ही कुछ अन्य क्रियाओं की सूची अपनी कॉपी में बनाइए। वायुमंडल के विषय में बात करते हैं। हम जानते हैं कि वायु क्या है, एक मिश्रण है। वायु के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? वायु में लगभग 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.9% आर्गन, 0.04% जलवाष्प, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड तथा शेष सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य गैसें तथा धूल के कण उपस्थित होते हैं। पृथ्वी की सतह से 16 से 23 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन का एक अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनता है, इसलिए हम ओजोन के अणु को O3 बोलते हैं। यह परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। यह किरणें सूर्य से निकलती हैं। अगर ये हमारे शरीर तक पहुंच जाएं और ओजोन परत इसको न रोके तो त्वचा के कैंसर होने की संभावना हो जाती है। इसमें मुख्य गैस है जिसको हम जीवनदायी गैस भी बोलते हैं, ऑक्सीजन। हम सभी अपने दैनिक जीवन में ऑक्सीजन के महत्व से परिचित हैं। यह एक प्राणदायिनी गैस है। ऑक्सीजन बनाने की विधि की बात करेंगे तो मोटे कांच की परख नली में 2 से 3 ग्राम पोटेशियम पर मैग्नेट लेना होता है और जैसे चित्र में दिखाया हुआ है उस अनुसार उपकरण को जमाना होता है। फिर मोटे कांच की परख नली को गर्म करके और निकलने वाली गैस को पानी से भरी उल्टी रखी परख नली में एकत्र कर लेना होता है। पानी से भरी परख नली को तैयार करने के लिए एक परख नली को पानी से पूरा भर लेते हैं। अब उसके मुंह को अंगूठे से बंद करके चित्र में दिखाए अनुसार परख नली को पानी से भरे टब में उल्टा खड़ा कर अपना अंगूठा हटा लेते हैं। अंगूठा हटाने पर परख नली का पानी गिरे नहीं, यह ध्यान रखना होता है। जब परख नली में गैस भर जाए तब उसे हटा लेंगे। इस परख नली को ऐसे ही रहने देंगे। इससे हम कोई प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि इसमें गैस के अलावा थोड़ी बहुत हवा होगी। अब एक और परख नली में बनने वाली गैस को एकत्रित करके कार्क लगा देते हैं तो वह एकत्रित गैस ऑक्सीजन होगी। पोटेशियम और मैग्नेट की अपक्रिया करने पर ही पोटेशियम मैग्नेट, मैग्नीज का डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस निकलती है। पोटेशियम परमैंगनेट से ऑक्सीजन बनाते समय मोटे कांच की परख नली को हिलाते रहना चाहिए, जिससे पोटेशियम परमैंगनेट उछलकर ऊपर ना आ जाए। लेकिन इस प्रक्रिया को बिना शिक्षक के देखभाल के नहीं करना होता है। फिर ऑक्सीजन के भौतिक गुणों की बात करेंगे तो ऑक्सीजन सामान्य अवस्था में गैस है। यह रंगहीन है, यह गंधहीन है, जल में अल्प विलेय है। अब ऑक्सीजन के रासायनिक गुणों की बात करेंगे तो ऑक्सीजन जो है वो जलने में सहायक है। अगर हम एक अगरबत्ती को ऑक्सीजन गैस से भरी परख नली के मुंह के समीप पर ले जाएंगे तो अगरबत्ती तेजी से जलती है। अतः हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन स्वयं तो नहीं जलती किंतु जलने में सहायता प्रदान करती है। ऑक्सीजन धातु व अधातु तत्वों से संयोग कर उनका ऑक्साइड बनाती है। आप जानते हैं कि जब मैग्नीशियम के तार को हवा में जलाया जाता है तब वह प्रकाश के साथ जलता है तथा सफ़ेद चूर्ण प्राप्त होता है। यह सफ़ेद चूर्ण मैग्नीशियम का ऑक्साइड होता है। इस तरह फिर और एक करते हैं, अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। इसी तरह सल्फर का ऑक्साइड ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ऑक्सीजन का उपयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं? सबसे मुख्य उपयोग तो श्वसन में है। ऑक्सीजन का उपयोग पौधे व जीवधारी श्वसन में करते हैं। पर्वतारोही, अंतरिक्ष यात्री गोताखोर से सुविधाजनक सिलेंडरों में भरकर अपने साथ ले जाते हैं। अस्पताल में दमे और दिल के मरीज तथा नवजात शिशु जिन्हें श्वसन में कठिनाई होती है के लिए ऑक्सीजन मास्क का उपयोग किया जाता है।
वेल्डिंग में ऑक्सीजन अन्य गैसों के मिश्रण के ज्वलन से उत्पन्न ज्वाला का उपयोग धातुओं को जोड़ने में भी होता है। फिर इस वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन के उपयोग की बात करते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि वायुमंडल में सिर्फ ऑक्सीजन गैस ही होती तो क्या होता? क्या हमारा जीवन संभव होता? वायु में नाइट्रोजन की उपस्थिति ऑक्सीजन की सक्रियता को कम करती है। इसके अतिरिक्त नाइट्रोजन हमारे लिए कई प्रकार से उपयोगी है। नाइट्रोजन के कुछ उपयोग इस तरह हैं। यह पौधों और जीवधारियों के वृद्धि हेतु आवश्यक है। नाइट्रोजन की विशाल मात्रा हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर अमोनिया बनाती है। अमोनिया से यूरिया जैसे उर्वरकों का उत्पादन होता है। निष्क्रिय प्रवृत्ति के कारण विद्युत लैंपों में भरने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग भंडारित भोज्य पदार्थों को तरोताज़ा बनाए रखने के लिए किया जाता है। पैकेट बंद खाद्य सामग्री जैसे आलू, चिप्स तथा बिना पके और तले भोजन के लिए तैयार खाद्य पदार्थों के पैकेट में यही गैस भरी जाती है। यह भोज्य पदार्थों का हवा की ऑक्सीजन से संपर्क नहीं होने देती, तो पैकेट के अंदर एक तो इस गैस के भरे होने से उसके अंदर सामान भी नहीं टूटता और दूसरा वो सुरक्षित रहता है। फिर हम बात करते हैं वायु प्रदूषण का। वायु प्रदूषण का अर्थ है निलंबित कणों व अवांछित गैसों का हमारे वातावरण में इतनी अधिक मात्रा में पाया जाना जिससे मनुष्य, जीव जंतुओं, अन्य वस्तुओं को हानि पहुँचे। रोजमर्रा की होने वाली क्रियाओं से हमारे वातावरण की वायु किस प्रकार प्रभावित होती है, यह समझने का प्रयास करते हैं। प्रदूषण की जानकारी प्राप्त करने का एक तरीका और भी है। इसके लिए आप विभिन्न स्थानों जैसे उद्यान, सड़क, वन, स्कूल, औद्योगिक स्थल इत्यादि से पेड़ों की पत्तियां एकत्र कर लीजिए। पत्तियों को देखिए, उन पर लगी धूल को उंगली से हटाकर देखिए धूल की परत कितनी मोटी है। यदि धूल की परतों में कुछ भिन्नता दिखे तो कारण जानने की कोशिश करिए। प्रदूषक वायु में किसी भी रूप में हो सकते हैं, जैसे ठोस या गैसीय कण। ठोस कणों को निलंबित कण भी कहते हैं। यह कण मनुष्य के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाने के साथ साथ वातावरण को धुंधला कर देते हैं। प्रदूषण के कुछ मुख्य कारण इस तरह हैं। वाहनों का उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। कार, बस, ट्रक, तिपहिया वाहन जिसको हम ऑटो रिक्शा बोलते हैं, पेट्रोल या डीजल से चलते हैं। इन ईंधनों के जलने के कारण व अक्सर जलने की अधूरी क्रिया के कारण काफ़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सीसा इत्यादि निकलते हैं। ये गैसें मनुष्य के स्वास्थ्य, वनस्पति व वस्तुओं के पर हानिकारक प्रभाव डालती हैं। शहरों में वाहनों की संख्या बहुत ज़्यादा होने के कारण, इसके अलावा अन्य कारण जैसे वाहन का इंजन कैसा है, इंजन में इस्तेमाल की गई तकनीक नई है, पुरानी है, आदि के कारण भी प्रदूषण घटता या बढ़ता है। दूसरा है उद्योग। स्टील उद्योग, सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग आदि औद्योगिक संस्थानों से निकलने वाले प्रदूषित ठोस कणों का हानिकारक प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर तो होता ही है, साथ ही जीव जंतु, वनस्पति व इमारतों पर भी होता है। बढ़ती हुई जनसंख्या व बढ़ते उद्योग के साथ ही ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ गई है। इनकी पूर्ति के लिए बड़ी बड़ी परियोजनाएं बनी हैं, जिसमें कोयले के बढ़े हुए इस्तेमाल ने वायु प्रदूषण में बढ़ोतरी की है। इसके अलावा इन संस्थानों से बहुत मात्रा में राख भी निकलती है, जो भूमि के काफ़ी हिस्से को ढक लेती है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए हमें प्रदूषण नियंत्रण के तरीके का इस्तेमाल करना होगा, जैसे औद्योगिक संस्थानों में निर्माण की प्रक्रिया में बदलाव लाना, जिससे कम मात्रा में प्रदूषक निकलें। ऊर्जा उत्पादन के कम प्रदूषणकारी उपायों जैसे सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा का अधिकाधिक उपयोग करना। वायु प्रदूषण के संबंध में वाहनों के नियमित जांच कराना। सूखे पत्तों, पेड़ों की टहनियाँ, कागज एवं कचरे को खुले में न जलाना तथा इनके सुरक्षित निपटान का तरीका अपनाना। अधिक वृक्ष उगाना, ये प्रकृति के फेफड़े होते हैं। अपने आसपास के वृक्षों की देखरेख करना। फैक्ट्री की चिमनी की ऊंचाई बढ़ाना, जिससे कि प्रदूषित वायु निचले इलाकों में न आए। वायु प्रदूषण को कम करने वाली आदतों को अपनाना। धूम्रपान रोकने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। इत्र, दुर्गंधनाशक स्प्रे, प्रसाधन सामग्री तथा इसी प्रकार अन्य स्प्रे आदि का उपयोग कम से कम करना। पेट्रोल, डीजल का उपयोग आवश्यकता अनुसार ही करना। वायु प्रदूषण में एक और आता है धूम कोहरा। धूम कोहरा क्या होगा?
हम जानते हैं कि ज्वालामुखी के फटने से बनी गैसें, वनों की आग से उठा धुआं आदि वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत हैं। वहीं फैक्ट्री, विद्युत संयंत्र, स्वचालित वाहन, निर्वातक, लकड़ी के जलने से निकला धुआं मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा उत्पन्न प्रदूषण के स्रोत हैं। तेजी से बढ़ती वाहनों की संख्या में वायुमंडल में कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुएं की मात्रा वायुमंडल में बढ़ रही है। सर्दियों के दिनों में धुएं में उपस्थित नाइट्रोजन के ऑक्साइड अन्य वायु प्रदूषक कोहरे से संयोग कर मोटी परत बनाते हैं, जिसे धूम कोहरा कहते हैं। इसके कारण सांस से संबंधित रोग जैसे दमा, खांसी आदि हो जाते हैं। पत्र पत्रिकाओं से धूम कोहरे के होने के कारण तथा बचाव से संबंधित समाचारों का संकलन आप करके चर्चा कर सकते हैं। इसी से संबंधित एक और विषय है पौधा घर प्रभाव या ग्रीन हाउस प्रभाव। सामान्यतः पृथ्वी अपने ऊपर पड़ने वाली सूर्य की विकिरणों को अवशोषित कर ऊष्मा प्राप्त करती है। सूर्य से जो भी प्रकाश मिलता है उसके साथ जो विकिरण होता है उसको पृथ्वी सोख लेती है और उसी से ऊष्मा यानी गर्मी प्राप्त होती है। इनमें से प्रकाश की अधिकांश मात्रा को पृथ्वी परावर्तित कर देती है। इस परावर्तित प्रकाश में अवरक्त किरणें भी शामिल होती हैं। वायुमंडल की कुछ गैसें इन अवरक्त किरणों को सोख कर रोक लेती हैं, पृथ्वी से बाहर नहीं जाने देती। इससे पृथ्वी की सतह गर्म हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ओजोन ऐसी ही कुछ गैसें हैं जो अवरक्त किरणों को अवशोषित करती हैं। इन्हें ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं। ग्रीन हाउस गैसों के द्वारा अवरक्त किरणों को रोका जाना ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है। यदि यह घटना नहीं होती तो पृथ्वी आज की तुलना में अधिक ठंडी होती और संभवतः यहाँ जीवन भी नहीं होता। अब आप सोचें, यदि वायु प्रदूषण के कारण ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा बढ़ जाए तो पृथ्वी के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ग्रीन हाउस प्रभाव या इसकी बात करते हैं ग्रीन हाउस या पौधा घर क्या होता है। ठंडे प्रदेशों में पौधों को जीवित रखने के लिए कांच के घर या कमरे में रखा जाता है। कांच की दीवारों से सूर्य का प्रकाश पौधों तक पहुंचता है, किंतु कांच की दीवारें पृथ्वी द्वारा परावर्तित अवरक्त किरणों को बाहर जाने नहीं देती, जिससे अंदर का वातावरण गर्म रहता है और पौधों को जीवित रहने के लिए आवश्यक ऊष्मा प्राप्त होती है। पौधों के लिए बनाए गए कांच के कमरे या घर ही पौधा घर या ग्रीन हाउस कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं अम्ल वर्षा की। वायुमंडल की वायु में विभिन्न कारणों से सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलते रहते हैं। जब वर्षा होती है तो वर्षा के जल में ऑक्साइड घुलकर वर्षा के जल को सामान्य और अधिक अम्लीय बना देते हैं, यानी एसिडिक बना देते हैं। इसे अम्ल वर्षा या तेजाबी बारिश कहते हैं। इसमें नाइट्रिक अम्ल व सल्फ्यूरिक अम्ल मुख्य रूप से उपस्थित होते हैं। अम्ल वर्षा का प्रभाव यह होता है कि अम्ल वर्षा के कारण पौधों के पत्ते पहले पीले पड़ जाते हैं और फिर नष्ट हो जाते हैं। अम्ल वर्षा मृदा तथा जंगलों को नुकसान पहुंचाती है। इससे जल स्रोत भी प्रदूषित हो जाते हैं, जिससे मछलियों की बहुत सी प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। यह मानवीय स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। अम्ल वर्षा भवनों, मूर्तियों, विशेषकर पत्थर एवं संगमरमर से बनी वस्तुओं की अभिक्रिया कर क्षरण करती है, यानी नुकसान पहुंचाती है। जैसे आगरा स्थित ताजमहल का क्षरण हो रहा है। फिर बात करते हैं वायुमंडलीय दाब का। आपने देखा होगा कि जब गाड़ी के ट्यूब में हवा भरी जाती है तो ट्यूब फूल जाता है। एक क्रियाकलाप ये भी कर सकते हैं कि सर्वप्रथम साइकिल पंप की सहायता से साइकिल ट्यूब और गुब्बारे में हवा भर लीजिए। अब आप देखेंगे कि गुब्बारा तथा साइकिल ट्यूब दोनों ही फूल गए हैं। इसका क्या कारण है? वायु में उपस्थित गैसों के सूक्ष्म कण गुब्बारे और साइकिल ट्यूब की दीवारों से टकराकर उन पर दाब डालते हैं, जिससे उनकी भीतरी दीवारों पर पड़ने वाले वायु के दबाव के कारण वे फूल जाते हैं। इस तरह उतनी ही जगह में वायु भर दी जाती है तो वह दाब डालता है। इसी प्रकार हमारे चारों ओर स्थित वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायु का घनत्व बदलने के कारण दाब भी बदल जाता है। ऊपर जाने पर वायु का घनत्व घटता है, जिससे वायुमंडलीय दाब भी कम हो जाता है। वायुमंडलीय दाब के कुछ प्रभाव भी हैं। हमारे शरीर पर वायुमंडल अत्यधिक दाब डालता है।
क्या आपने कभी सोचा है जब यह दाब बहुत अधिक होता है तब हम पिचक क्यों नहीं जाते? हमारा और अन्य जीवधारियों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है, जिसमें ऐसे तरल पदार्थ होते हैं जो अंदर से दाब आरोपित करते हैं, मतलब अंदर से दाब उत्पन्न करते हैं। कोशिका के अंदर से आरोपित यह दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होगा। मतलब हमारे शरीर के अंदर से जो दाब उत्पन्न हो रहा है, हमारे ऊपर वायुमंडल का जो दाब है वो बराबर हो गया। तो इसलिए क्या होगा कि हम पिचकते नहीं हैं। इसी को समझने के लिए कोशिका के अंदर से आरोपित यह दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाए तो क्या होगा? अगर कोशिका के अंदर से आरोपित यह दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक हो जाए तो कोशिका फट सकती है। वायुमंडलीय दाब का मापन। वायुमंडलीय दाब का मापन करने के लिए 1643 में टॉरिसेली ने एक यंत्र बनाया जिसे बैरोमीटर या वायु दाब मापी कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पारद बैरोमीटर और दूसरा होता है एनीरॉयड बैरोमीटर। सामान्यतः वायुमंडलीय दाब का मान 1.013 गुना 105 पास्कल या न्यूटन स्क्वायर मीटर या 76 सेंटीमीटर पारे की स्तंभ के दाब के तुल्य होता है। इस पूरे भाग से हमने ये जाना कि हमारे चारों तरफ वायु उपस्थित है। वायु में मुख्यतः 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, 0.9% आर्गन, 0.04% जल वाष्प, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड तथा धूल के कण उपस्थित होते हैं। ओजोन परत हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है। ऑक्सीजन वायु से भारी और जल से हल्की होती है। ऑक्सीजन स्वयं नहीं जलती किंतु जलने में सहायक होती है। ऑक्सीजन में धातु और अधातु जलकर ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रोजन का उपयोग अमोनिया संश्लेषण में होता है जो उर्वरक निर्माण के लिए आवश्यक है। वायु प्रदूषण का कारण मानवीय गतिविधियां, जीवाश्म ईंधनों का दहन व कल कारखाने हैं। वायु प्रदूषण वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड तथा निलंबित कणों आदि के कारण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन हैं। अम्ल वर्षा में नाइट्रिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल उपस्थित रहते हैं। हमारे चारों ओर स्थित वायुमंडल द्वारा आरोपित दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। वायु दाब का मापन पारद अथवा एनीरॉयड बैरोमीटर से किया जाता है। बैरोमीटर का आविष्कार टॉरिसेली ने किया है। सामान्यतः वायुमंडलीय दाब का मान 1.013 गुणा 10⁵ पास्कल या न्यूटन वर्ग मीटर या 76 सेंटीमीटर पारे की स्तंभ के दाब के तुल्य होता है। आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे कुछ और आगे लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।